हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 29 ऑफ मार्च 2021 और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। बेसिकली आज क्या है, न्यूज़पेपर आया नहीं, जो एडिशन में मंगवाता हूँ जयपुर एडिशन वो आया नहीं है, तो इसके चलते हम अभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल सीधा वेबसाइट से रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया बांग्लादेश टाइज से रिलेटेड है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में टाइज तो डीप होती जा रही है, मतलब रिलेशनशिप बहुत गहरी होती जा रही है, पर अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व करने बाकी हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 में, इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स नेबरहुड, राइट। तो उसके साथ में, और ये आर्टिकल लिखा है देब मुखर्जी ने। ओके, तो अब इस आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है वो है मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें आप देखोगे कि पानी की कमी लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसके चलते हमारा टारगेट है कि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जाए, कंटिन्यूअस मैनर में बनाए रखना है हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। तो हर एक पानी की एक एक ड्रॉप को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स से रिलेटेड। इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक है, सेकंड या थर्ड टॉपिक में आपको मिल जाएगा वो, राइट। तो जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी और साथ में है रितिका जुनेजा। इस आर्टिकल को देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हम थर्ड आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे वो है जॉबलेस ग्रोथ। अभी पेंडेमिक ने इंडियन इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम थी ना मेन, कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जॉब तो क्रिएट हो नहीं रही है बट इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, तो उस चीज़ को रिवील कर दिया है, ओपन अप कर दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कितनी गहरी है। ठीक है, इस आर्टिकल में डेटा तो देखो बहुत सारा है, पर हम काम के डेटा को ही पिक करेंगे, बाकी क्या शॉर्ट टर्म, ज़्यादातर शॉर्ट टर्म डेटा है। ठीक है, तो एक बार इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर लेंगे। ये आर्टिकल लिखा है हिमांशु ने। तो ऐसे करके हमारे पास में 3 आर्टिकल्स हो गए। अब एक एक को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो बांग्लादेश की काउंटर पार्ट है शेख हसीना, उनके द्वारा इन्विटेशन देना कि अभी 26-27 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर अपनी विजिट पे गए हुए हैं। तो ये जो विजिट थी ये 50वीं सालगिरह थी बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की। ये विजिट जो थी वो 50वीं सालगिरह थी मुक्ति जुद्दो, दैट मीन्स द वॉर ऑफ लिबरेशन, जिसमें बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के चंगुलों से फ्री होता है। सिमिलरली ऐसे ही कोविड-19 पेंडेमिक का भी आज ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, जब हमारे यहाँ पर भी लॉकडाउन लगा था और कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में ज़बरदस्त स्पीड से फैलना शुरू हो गया था। इसके अलावा 100वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी, 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है। अच्छा, इंडिया से पहले भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ ने भी बांग्लादेश को विशेस दी थी, गुड विशेस दी थी। इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस मिले थे बांग्लादेश को और भी दूसरे कंट्री से, जिनमें से मान लो जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन हो गए, बोरिस जॉनसन, या अलग अलग लीडरशिप, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इनको विश किया था। तो हमारी तरफ से जो विजिट है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखें, तो एक तो क्या है कि वहाँ पर मुजीबुर रहमान की जो दरगाह है या फिर जो भी उनका जो मकबरा है, वहाँ पर जाके उन्होंने अपने आप को, मतलब अपनी तरफ से जो ट्रिब्यूट पे करना था वो किया इन्होंने। ठीक है, तुंगीपारा में। इसके अलावा आप देखोगे मज़ार जो इनकी थी, ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे हिंदू टेम्पल्स में भी वो गए और वहाँ पर भी उनको प्रॉपर वे में एक, आप देखोगे ना कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखने को मिला जो इतना काम का नहीं है, बट पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था ना, ये होने को तो देखो पिछले साल ही शुरू हो जाना चाहिए था, पर प्रॉब्लम क्या हो गई, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते बिल्कुल भी इस तरफ कदम नहीं उठाए जा पाए थे। और कॉपरेशन के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बट अभी कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो अभी भी अटके पड़े हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर रिसोर्सेज को लेकर के रेजोल्यूशन ना ले पाना, और उसमें भी तीस्ता वाटर जो ट्रीटी है उस पर फाइनलाइज ना होना। इसके अलावा ऐसे ही कुशियारा वाले रीजन में, कुशियारा हो गई, फेनी, इन रिवर वाटर्स में भी अभी तक कोई सोल्यूशन निकाला नहीं गया है। बांग्लादेश और इंडिया की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज़ लगभग 54 रिवर्स या रिवलेट
मतलब छोटी नदियाँ या बड़ी नदियों का वाटर शेयर करते हैं। तो वाटर रिलेटेड इश्यूज पर कोई भी रेजोल्यूशन अभी देखने को नहीं मिला है। तो एक तो ये वाटर वाली प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इसमें देखो बेसिकली होता क्या है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर असर डालती हुई दिखाई दे रही है। जो हम आप भी जानते हो कि अभी वेस्ट बंगाल में सरकार चल रही है ममता बनर्जी टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की। तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने अभी तक भी जो ड्राफ्ट तीस्ता रेजोल्यूशन फाइनलाइज हो रखा है उसको आगे बढ़ने से रोकने के कारण बन रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई माइनर इश्यूज हैं जो कि बायलैटरल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हाईलाइट होते रहते हैं। देखो रिवर वाटर बाईपासेस की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली। इसके अलावा और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर मल्टी स्टेट कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, पर वहां पर प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है? प्रॉब्लम है लोकल पॉलिटिक्स की। गंगा बैराज की बात करें, फरक्का एग्रीमेंट की बात करें, अगर आप देखोगे बांग्लादेश का मैप तो इस तरीके से आपको दिखेगा, बांग्लादेश इंडिया से यूं सराउंडेड है, राइट। तो गंगा जब एंटर होती है ना, इधर से आकर के गंगा बांग्लादेश में एंटर होती है, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बाइफर्केट हो जाती है गंगा, और इधर से ये जो बाइफर्केट होकर के ये जो ट्रिब्यूटरी निकल रही है ये तो हो जाती है देखो हुगली, ओके। और ये फिर बाद में बन जाती है गंगा इंडिया के अंदर ही थोड़ी दूर के लिए भागीरथी, फिर से बोलना शुरू कर देते हैं इसको भागीरथी। और ये भागीरथी रिवर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ओके। तो यहां पर बांग्लादेश में एंटर होने से पहले यहां पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे एक वाटर बॉडी मतलब वाटर डैम है जिसका नाम है फरक्का, ठीक है। अब फरक्का डैम को और ज़्यादा उसकी क्वांटिटी या उसकी जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज करने के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस नहीं देखने को मिल रही, एग्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा। सिमिलरली अगर आप देखो तो तीस्ता रिवर की भी अगर बात करें हम, तो तीस्ता रिवर भी इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है। और इंडिया से, एक सेकेंड रुकिए आप, हाँ, इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है तीस्ता भी, और फिर वो बांग्लादेश में एंटर होती है, और वो सिक्किम से ओरिजिनेट होगी, और वो इस तरीके से आती है तीस्ता, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, और यूं जा करके और इधर से आती है गंगा। ये सारी कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। तो तीस्ता रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये आएगी कहाँ से? यहाँ पर हमें पता है कौन सा स्टेट आ जाता है इस तरफ पूरा, ये है वेस्ट बंगाल। तो इसके चलते ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो गई गंगा, इधर हो गई ब्रह्मपुत्रा, और इधर हो गई ये तीस्ता, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या है। तो एक तो पानी की प्रॉब्लम जो है ना, पानी की जो इश्यूज है, वाटर शेयरिंग रिसोर्सेज, वाटर शेयरिंग ऑफ द बिटवीन टू कंट्रीज, ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला डिस्कशंस के टाइम पे कि एक तो रोड कनेक्टिविटी, कि बांग्लादेश ने अपनी तरफ से रोड कनेक्टिविटी को एनहेंस करने की अपनी तरफ से बात कही है कि नेपाल और भूटान के साथ में रेल की मतलब रोड कनेक्टिविटी नेपाल के साथ में और रेल कनेक्टिविटी भूटान के साथ में इंश्योर की जा सके। साथ में इंडिया ने भी अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ से कमिटमेंट दिखाए हैं, पर यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया को अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत है बांग्लादेश को कि भाई हम कोई रिजर्वेशन नहीं रखेंगे। मतलब इंडिया जो है वो अपनी कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा इस मुद्दे पर अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो। सिमिलरली इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है। अब इंडिया म्यांमार थाईलैंड की अगर बात करें तो बांग्लादेश इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है। तो इनके बीच में भी रोड लिंक कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश ने अपनी तरफ से एक एग्रीमेंट शो किया है। बट इसमें पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि बांग्लादेश अपनी जो ऑटोनॉमी है या फिर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको अंडरमाइन नहीं होने देना चाहता। तो उस चीज़ पर भी इंडिया को कंसर्न रहने की ज़रूरत है। साथ में बांग्लादेश ने अपनी तरफ से डिटेल्ड प्रपोजल भी दिया है, ठीक है। अपनी तरफ से बताया है कि गुवाहाटी जो कि इंडिया की सिटी है, चिटगोंग जो कि बांग्लादेश की सिटी है, दोनों के बीच में भी एक कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सकती है। इसी के साथ साथ में महेंद्रगंज इन मेघालय और हिली इन वेस्ट बंगाल, इनको भी एक कनेक्टिविटी मिल जाए। अब आप देखोगे बांग्लादेश का मैप मैं फिर से बना करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये आप देखो बांग्लादेश इस तरीके से यूं, तो यहां पर तो है देखो मेघालय, ठीक है, और यहां पर है ये वाला रीजन पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, इस तरीके से फैला हुआ है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के हिली से अगर मेघालय के
महेंद्रगंज तक अगर कनेक्टिविटी लेकर के आनी है तो किस तरफ से जा सकती है? बांग्लादेश के थ्रू एकदम शॉर्टेस्ट पड़ सकती है कि नहीं? नहीं तो नॉर्मली क्या हो गया, इधर से आप असम जाओ, असम से फिर मेघालय आओ, और ये एंट्री भी गुवाहाटी साइड से हो पाती है ज़्यादातर। तो इसके चलते क्या होता है, और मेघालय क्या बहुत ज़्यादा मतलब डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी इतनी आसान भी नहीं है। तो बांग्लादेश के थ्रू ये कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सकती है, महेंद्रगंज इन मेघालय टू हिली इन वेस्ट बंगाल। तो इसके लिए भी दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस आनी ज़रूरी है, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस दिखाना ज़रूरी है। इसके लिए देखो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो सार्क, एक हो गया BBIN। तो आपके लिए टास्क आ गई है, सार्क और BBIN के बारे में रिवाइज कर लो, पहले पढ़ लिया हो तो, नहीं पढ़ा हो तो गूगल करो और साथ में लिखना लास्ट में फॉर UPSC, सारी डिटेल मिल जाएगी। बढ़िया सी वेबसाइट कोई से पिक करो और डिटेल देख लो, काम की चीज़ें नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके अलावा फ्री कनेक्टिविटी, आज आप देखोगे कनेक्टिविटी, मोबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, अगर ग्लोबलाइजेशन की बात भी करो या फिर कोई भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो। वर्ल्ड बैंक की जो रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई है, उस स्टडी में अगर हम देखें तो अपनी तरफ से वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जा सकती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, एंगेजमेंट्स अगर बढ़ते हैं तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ की GDP भी बढ़ेगी। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बताया, बोला फ्री ट्रेड लिबरल कनेक्टिविटी इंश्योर करनी ज़रूरी है, फ्री ट्रेड एंड लिबरल कनेक्टिविटी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ज़रूरतें हैं एक दूसरे को दोनों कंट्रीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन होता है, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा श्रीलंका के साथ में है, तो इसका श्रीलंकन और श्रीलंका के जो लोग हैं उनको और इंडिया को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। सेम चीज़ अगर हम ढाका के साथ में भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो बहुत कुछ हम गेन कर पाते हैं। इसके लिए ऑप्शन बता रहे हैं, बोले कि ट्रैक 2 लेवल डिप्लोमेसी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बेसिकली होती क्या है, जहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल या फिर इनफॉर्मल वे में या फिर नॉन अनऑफिशियल वे के अंदर एंगेजमेंट अगर आप वहाँ पे शो करते हो, तो इसको बोलते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। इससे क्या होगा कि बोला कि जो स्कोप, जो ऑप्शंस आप लीगल वे में नहीं निकाल रहे हो, ओपन वे में या पॉलिटिकल वे में नहीं निकाल पा रहे हो, जहाँ पर आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपके ऊपर हावी हो रही है, तो उन मुद्दों को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पे छोड़ दो ना। जो बिजनेस हाउसेज हैं वो लोग एंगेज करके आगे बढ़ा सकते हैं, फिर जैसे टाइम फेवरेबल आए तो दोनों कंट्रीज आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। बांग्लादेश ने अपने एक्सपोर्ट डेटा को रिवील किया, ठीक है, उसमें आप देखोगे इंडिया में अभी बहुत सारे बांग्लादेशी गुड्स जो हैं वो ड्यूटी फ्री एक्सेस पा चुके हैं, और इसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक मौका दिखाई दे रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसका असर बहुत मिलेगा। ऐसे ही एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात करो, चाहे चिटगोंग, चाहे सिलहट, चाहे सैदपुर, ये नॉर्दर्न बांग्लादेश रीजन में है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखो तो इस एरिया में अगर बांग्लादेश में डेवलपमेंट होता है ना, तो पूरे रीजन को फ़ायदा मिलेगा इसका, और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वहाँ पर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है। देखो कुछ मुद्दे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को थोड़ा टाइट बना देते हैं, जिसमें है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC वाला मुद्दा। तो उसके चलते क्या हो जाता है कि बांग्लादेश के कई मिनिस्ट्रियल विजिट्स जो होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो हमें इन पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है, कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ी बिटरनेस में चली जाए। तो इंटरनल पॉलिटिक्स या जो भी स्टेटमेंट्स है ना, वो हमें कहीं ना कहीं सोच समझ करके देने चाहिए, कम से कम उन स्टेटमेंट्स को जिनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे सीधा असर पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहीं ख़त्म है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल है मेक एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी एंड ऋतिका जुनेजा के द्वारा। इस आर्टिकल को आप GS पेपर 3 में एग्रीकल्चर इरिगेशन वाला जो चैप्टर है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं डिटेल में। देखो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है। उस अब की बार जो 22 मार्च गया है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से कैच द रेन कैंपेन शुरू किया है, जो कि गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर में काम करेगा, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा कौन? जल शक्ति अभियान। जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है वो इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। फ्लैगशिप अभियान का नाम तो क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम का जल शक्ति अभियान, और उसके अंडर में ही ये प्रोग्राम चलेगा, कैच द रेन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि एक एक जो
पैसा लगा हुआ है नरेगा में, बोला वो पैसा यूज़ किया जा सकता है और किया भी जा रहा है कि वाटर को कैसे कंजर्व करें। जैसे आप देखोगे तो जोहड़ बनाना एक तरीके की वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है, ये खड्डे बना देना बड़े बड़े, जिसमें क्या होगा आसपास का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा और वो पानी धीरे धीरे परकोलेट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकता है। या फिर वाटर को हार्वेस्ट करना प्रॉपर वे में, जो रेन वाटर लॉसेस हैं उनको रिड्यूस करना। तो ये एक लाउडेबल ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि वाकई में बहुत ही अच्छे कदम बनाए जा रहे हैं कि नरेगा का उपयोग किया जाए, नरेगा स्कीम का डायरेक्शनल वे में एक काम किया जाए जिससे कि वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके प्रॉपरली। देखो स्टेट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को पहले हम जाने ना कि क्या कंडीशन है, तब जाकर के हम थोड़ा प्लान कर पाएंगे। आज सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करो, इंडस्ट्रीज़ को पानी की ज़रूरत की बात करो, चाहे एग्रीकल्चर में पानी की रिक्वायरमेंट की बात करो, तो अभी हमारे कंट्री में जो भी डिमांड है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इस इशू पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो अगर सेंट्रल वाटर कमीशन की रीअसेसमेंट के हिसाब से देखें तो वाटर अवेलेबिलिटी और उसके यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2019 के इनपुट पे उन्होंने अपना एक एनालिटिक्स प्रोड्यूस किया। उसमें यह है कि हमारे यहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब वार्षिक जो वर्षा होती है ना, हर साल की जो बरसात जो होती है वो लगभग 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक आ जाती है। ठीक है, जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं केवल 699 BCM, जो कि केवल 18% है। मतलब 100% में से 18% वाटर ही हम यूटिलाइज करते हैं 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। आप ये लिख सकते हो कि वाटर रिसोर्सेज कैसे कितना अवेलेबल है, ये आप लाइन ऐसे कैसे लिखो। इसके अलावा बचा हुआ पानी एवेपोरेशन मतलब वाष्पीकृत होकर के वो उड़ जाता है पानी, और या दूसरे फैक्टर्स की वजह से वो कहीं ना कहीं लॉस में चला जाता है। अगर हम देखें 2025 आते आते हमें पानी की रिक्वायरमेंट हमारे देश में कितनी हो जाएगी टोटल, लगभग 843 BCM, जो कि बढ़ करके 2050 में हो जाएगी 1180 BCM। ये भी आप लिख सकते हो प्रोजेक्टेड टारगेट वाटर रिसोर्सेज की कभी बात आए तो बेसिकली हमारे यहाँ पर रेनफॉल जब 3880 BCM है तो हमारी डिमांड तो 1180 BCM होने वाली है 2050 आते आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर डिमांड जो है वो बियॉन्ड रीच नहीं जाने वाली है। मतलब पानी अवेलेबल है, फर्क इतना सही है कि हमें कैच करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को, और उसके लिए हमें प्रेशियस रिसोर्सेज के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 छठा जो SDG है जिसमें बोला हुआ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, 2030 आते आते सबके लिए साफ सुथरा पानी और साफ सफाई की व्यवस्था करना। तो आप देखोगे 2019 में इंडिया कितना अचीव कर पाया है इस टारगेट का, केवल 56.6%। तो अभी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें और ज़्यादा एक्सेलरेटेड मैनर में काम करना पड़ेगा। ये डेटा भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा नीति आयोग का जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है 2019 का, उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 75% हाउस होल्ड्स इंडिया में जो हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर नहीं अवेलेबल है। ये भी आप डेटा लिख सकते हो। और ये भी देखो कि नीति आयोग प्रोड्यूस करता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वाटर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 122 कंट्रीज में से 120वीं है। तो आप देखो कितना बुरा हाल है। ऐसे ही इंडिया की बात करें तो इंडिया में वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया आराम से मतलब बहुत बुरे हाल वाली कंडीशन में कंसिडर होता है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 1951 में लगभग 5178 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था पर कैपिटा, मतलब एक एक इंडिविजुअल को, जो कि घट करके कितना हो गया है 1544 मीटर क्यूब पर ईयर, जो कि डिक्लाइन होकर के 2050 में कितना हो जाएगा ओनली 1140 क्यूबिक मीटर। तो ये डिक्लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, जबकि हमारे पास में प्रेसिपिटेशन रेनफॉल अच्छा अवेलेबल है। तो क्यों ना वाटर हार्वेस्टिंग पे प्रॉपर काम किया जाए, वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मेनली। तो ये जो डेटा था बहुत ही काम का है, आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि हम आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। तो लगभग 78% फ्रेश वाटर अगर देखें तो वो कंज्यूम होता है केवल और केवल एग्रीकल्चर में। इसके अलावा आज
ड्रिंकिंग वाटर की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो, और दूसरे जो सोर्सेज हैं वो बचे हुए अमाउंट को यूज़ करते हैं, जो कि लगभग 22% है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता पड़ गई कि इंडिया में वाटर जो कंजम्पशन है वो पैटर्न क्या है। देखो, हमें जो सीखने की ज़रूरत है वो सीखने की ज़रूरत है, हमारे पास में जो मूल मंत्र अवेलेबल है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्योंकि एग्रीकल्चर 78% फ्रेश वाटर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हमें एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एक एफिशिएंट मैनर में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो हमारा मेथड ऑलरेडी चल रहा है, उस मूल मंत्र को, उस क्रेडो को हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखो, एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, एक नई स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि लैंड प्रोडक्टिविटी, जिसको हम मेज़र करते हैं कि कितना टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ है, एक तो ये इंप्रूव हो, लैंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा, अप्लाइड इरिगेशन प्रोडक्टिविटी भी हमें इंक्रीज करनी है कि एक एरिया में कितना पानी डाला गया, जिसके बदले में कितने किलोग्राम अनाज उत्पादित हुआ, राइट। तो इरिगेशन प्रोडक्टिविटी भी हमें इंक्रीज करनी है। दैट मीन्स लैंड प्रोडक्टिविटी एंड इरिगेशन प्रोडक्टिविटी, हमें दोनों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अभी तक देखें तो कितना ही पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इरिगेशन में हो चुका है, बट उसके बावजूद अभी भी इंडिया में जितना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, जो कि 198 मिलियन हेक्टेयर है, उसका केवल आधा हिस्सा ही ऐसा है जहां पर प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब अभी भी इंडियन एग्रीकल्चर 50% मॉनसून पर डिपेंडेंट है। मॉनसून का पूरा यहाँ पर रोल देखने को मिल रहा है। देखो, ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो लगभग 64% कंट्रीब्यूट करता है इरिगेशन मेथड्स में। दूसरी बात करें तो कैनाल्स आ जाती हैं, और तीसरी बात करें तो टैंक्स की आ जाती है। ये डेटा भी आप लिख सकते हो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है कि सबसे ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं इरिगेशन में, फिर कैनाल सिस्टम, फिर टैंक्स, और बचे हुए रिसोर्सेज दूसरे जो वो 11% इरिगेशन काम में आता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये कंटेंट अगर आपको अभी तक आपने कोई समरी डाउनलोड नहीं की है तो कोई ना कोई से इंस्टीट्यूशन की विज़न की या किसी की अच्छे से की डाउनलोड कर लो। जो इकोनॉमिक रिव्यू है ना, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें आपको ये डेटा इंटरप्रेट कर लेना है, ठीक है। हम प्रेफर करेंगे इकोनॉमिक सर्वे वाला, ये ध्यान रखना। पर अगर वहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है वो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो आप इस डेटा पर रिलाई कर लेना। एक ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पूछी जा रही है ना, चाहे ट्रेड की बात आए, कुछ भी रिलेशनशिप की बात आए, कहीं पर भी कोई भी मुद्दा हो पूरे देश का, तो इकोनॉमिक रिव्यू पर हमें ज़्यादा रिलाई कर, इकोनॉमिक सर्वे पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करना है, जो कि 2020-21 का आ चुका है, ठीक है। तो आप वो डाउनलोड कर लेना, समरी मिल जाएगी आपको, आराम से समरी डाउनलोड कर लेना, ओके। तो देखो, बेसिकली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, स्क्यूड इंसेंटिव पॉलिसी। कहने का मतलब ज़्यादा हम रिलाई किस पे कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर। इरिगेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर, 64% इरिगेशन उससे हो रहा है। और उसके पीछे वजह क्या है, सब्सिडाइज्ड पावर, कि जो बिजली का कनेक्शन मिलता है उसमें जो बिल आता है ना, उसमें बहुत सस्ती यूनिट्स में बिकता है, तो लोग केवल बटन दबाते हैं और फिर पानी चाहे कितना ही वेस्टेज जाए, वो पानी फिर चलता ही रहता है। और इसका मेनली जो कंट्री में आप देखोगे ना कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, लापरवाही के तरीके से, वो है जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और वो स्टेट्स कौन से हो गए, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स। आज आप देखोगे ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना, वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटर रिस्क हॉटस्पॉट्स में से एक है। नंबर 1 पे तो है ईस्टर्न चाइना, और नंबर 2 पे है साउथ वेस्टर्न यूएसए। साउथ वेस्टर्न यूएसए का मतलब है कैलिफोर्निया वाला रीजन। और तीसरे नंबर पे आ जाता है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पर आज आप देखो तो वाटर स्कैसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इंडिया में लगभग 256 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर लगभग 1592 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में गुजर रहे हैं पानी की अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ पर अति दोहन हो चुका है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है पानी का। देखो, अगर इन इश्यूज को हम थोड़ा देखें तो यहाँ पर 2 क्रॉप्स मेनली वाटर इंटेंसिव है, ज़्यादा पानी की डिमांड करती है, वो है राइस एंड शुगर केन। जहाँ पर नाबार्ड और आई क्रायर की स्टडी अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं कि हमने वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग को देखा और पता किया कि किस तरीके से कौन सी क्रॉपिंग जो है, कौन सी क्रॉप जो है वो पानी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो लगभग आज आप देखोगे ना तो ये दोनों क्रॉप्स है ना, शुगर केन और राइस, ये इंडिया में जितना इरिगेशन में वाटर कंज्यूम होता है उसका 60% तो ये 2 क्रॉप्स ही कंज्यूम कर जाती है।
तो बहुत ही ज़्यादा आप देखो कि कितना ज़्यादा पानी का मतलब आप अगर वाटर रिसोर्सेज को इकोनॉमी से अगर कॉरिलेट करके देखो तो कितना लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे फिगर दिए हुए हैं, यहाँ पे इरिगेशन प्रोडक्टिविटी को कंपेयर किया जा रहा है लैंड प्रोडक्टिविटी के साथ में कि हाँ कितने पानी के ऊपर या फिर एक लीटर पानी के ऊपर कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है या फिर 100 लीटर पानी के ऊपर कितनी प्रोडक्शन हो रही है एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर कंपैरिजन देखें तो पंजाब में लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द राइस की बात करें तो वो तो है बॉटम पे, जबकि इरिगेशन अवेलेबिलिटी या इरिगेशन जो ज़्यादा किया जाता है वो ज़्यादा जा रहा है। मतलब आप देखो कि पानी तो ज़्यादा लगाया जा रहा है पंजाब में, जबकि प्रोडक्टिविटी वहाँ पर आ रही है कम। सेम चीज़ शुगर केन पे आप अप्लाई करो, जहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाले रीजन में, कि वहाँ पर आज आप इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की बात करो तो वो तो बहुत ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, जबकि वहाँ पर शुगर केन प्रोडक्टिविटी आ रही है बहुत कम। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या आ गया कि हमें इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और उसी के लिए राइटर यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं कि देखो हम ड्रिप इरिगेशन पे रिलाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, देखो दोनों क्रॉप्स हमें पता पड़ गया कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन वाटर का यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, बोला जैन इरिगेशन फैसिलिटी जो कि ड्रिप इरिगेशन बेस्ड सिस्टम अभी डेवलप किया गया है करनाल हरियाणा में पैडी के लिए, मतलब चावल के लिए। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी शुगर केन के लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप देखो कि 1 किलोग्राम पैडी ग्रेन प्रोडक्शन के लिए अगर ट्रेडिशनल मेथड में, जिसमें कि फ्लड किया जाता है, फ्लड इरिगेशन मतलब पूरे खेत में पानी भर दिया जाता है, बोलो उस मेथड से 1 किलोग्राम पैडी प्रोड्यूस करने में लगभग 3065 लीटर पानी लग जाता है। अब आप देखो कितना पानी लग रहा है। जबकि इरिगेशन मेथड में थोड़ा चेंज किया, ड्रिप इरिगेशन यूज किया गया, तो केवल 842 लीटर पानी के अंदर 1 किलोग्राम पैडी ग्रेन डेवलप हो चुका है। तो आप देखो कितना ज़्यादा पानी बचा सकते हो टेक्नोलॉजी का यूज करके। सिमिलरली ड्रिप और फर्टिगेशन, फर्टिगेशन का मतलब हो गया कि फर्टिलाइजर को आप मिक्स कर दो वाटर के साथ में और फिर इरिगेट करो। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर का वेस्टेज भी नहीं होगा। और आप ड्रिप इरिगेशन में करोगे तो ड्रिप इरिगेशन तो बहुत शानदार काम है। इसमें क्या होता है, पाइपलाइन और इसमें होल कर दिए जाते हैं हर एक प्लांट की बॉटम के पास में। इससे क्या होगा, एक एक ड्रॉप नीचे गिरती रहती है पानी की, और वो सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन होता रहता है। इससे क्या होता है, वाटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये करनाल का जो मेथड है ये हम और एरियाज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में क्या किया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट सीडेड राइस, इसके अलावा जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है वो भी हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि 20 to 30% हम जो भी इनपुट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं, जो नॉर्मल फ्लड इरिगेशन मेथड है उसके कंपैरिजन में। तो ये मेथड्स, अच्छा फर्टिगेशन ये और ये जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इस पे बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन मेथड्स को आप जरूर देख लेना कि डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड क्या होता है, ऐसे ही सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, ये आप जरूर देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर क्या है, देखो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का तो पता है, पर प्रॉब्लम आ जाती है महंगाई की, कि टेक्नोलॉजी सस्ते में अवेलेबल हो तब जाकर के फार्मर्स उस तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। तो देखो एग्री इनपुट्स को हमें सस्ता करने की ज़रूरत है, इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है फार्मर्स को, जिससे कि वो पानी को बचाएं। आज अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से और जे पाल की तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है पानी बचाओ पैसा कमाओ। इसमें क्या किया जा रहा है कि फार्मर्स के घरों में मीटर इंस्टॉल कर दिए गए, वाटर मीटर और इलेक्ट्रिसिटी मीटर तो हैं ही, और उनको ये टारगेट दे दिया कि पिछले टाइम में आपने जितना कुछ भी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उसमें से जितना पानी आप कम यूज करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, और वो भी आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये स्कीम हमें कहीं ना कहीं रोल मॉडल का एक एग्जाम्पल मिल रही है, पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम, जो कि पंजाब सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा आप देखो तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ गया कि हमें जो सब्सिडाइज करने की जो पॉलिसी है ना, उसको अब थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है कि पानी और जो बिजली है उसको बचाया जा सके। इससे क्या होगा,
पर हेक्टेयर बेसिस पे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नई इनोवेशन आनी चाहिए, पर सस्ते में आप इनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज करो ना, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को। आप क्यों पावर वाटर को इंसेंटिवाइज कर रहे हो? ठीक है, तब जाकर के हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंश्योर कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है जॉबलेस ग्रोथ। पेंडेमिक ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इंडिया की क्राइसिस जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कितनी ज़्यादा मतलब मुश्किलों से गुजर रहा है ये। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा है हिमांशु ने। देख लेते हैं आर्टिकल को डिटेल में। देखो, कोविड-19 इन्फेक्शन फिर से एक बार राइज हो रहा है और लगभग 60,000 से ज़्यादा नए केसेस आ चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। पर हाँ, एक चीज़ है कि एक तो ये कि अब की बार जो आउटब्रेक हुआ है उसमें जो स्पीड है ना केसेस आने की, वो बहुत ज़्यादा है। पहले इसी टाइम पे पिछले साल की बात करें मार्च 2020 में, तो 500 केसेस एक दिन में आते थे, जो कि अभी हज़ारों में आने लग गए हैं। साथ में एक जो चेंज देखने को मिला है ना गवर्नमेंट की अप्रोच में, वो ये कि अब की बार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को अप्लाई करने से अवॉइड कर रही हैं कि भाई इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा देखा गया था। जीडीपी जिस तरीके से डिक्लाइन कर गई थी, उसके चलते सरकारें अब लॉकडाउन अप्लाई करने से डर रही है या फिर अवॉइड कर रही है उसको। बस ये है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट, लोगों के पास में अवेयरनेस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है और कैसे भी करके कन्फाइनमेंट किया जा सकता है। जैसे नाइट कर्फ्यू लगा दिया, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। पिछले साल की अगर बात करें, पिछले ये जो अभी 31 तारीख को ये पूरा खत्म हो जाएगा फिस्कल ईयर, ठीक है, तो आप देखोगे कि अप्रैल जून क्वार्टर की बात करें ना, तो 2020-21 के फिस्कल ईयर की, तो 24% हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बेसिकली राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स की बात करो या फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करो, तो दोनों ने जो डेटा रिवील किया है ना, वो साफ साफ सा बता रहा है कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत ही ग्रेव है। और पर्टिकुलर कन्फाइनमेंट देखें तो वो है अर्बन एरियाज़ में। यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किलों से गुजर रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि पीएलएफएस और सीएमआईई डेटा कितना मैच कर रहा है, कितना नहीं। तो देखो, ऑलमोस्ट मोर और लेस ये इक्वल ही कहीं ना कहीं शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो पॉइंट है ना यहाँ पर, जो हम मेन फोकस करना चाह रहे हैं, वो है ये कि ये जो नंबर्स है ना बड़े क्लियर हैं। ठीक है, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। देखो, लॉकडाउन ने तो हमें पता है ही कि क्या एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कर दी थी। जब अर्बन एरियाज़ में जो लोग काम कर रहे थे इनफॉर्मल सेक्टर में, उन लोगों को कैसे रिवर्स माइग्रेट करके गाँव में जाना पड़ा। अब गाँव में गए वो, उनको काम मिला तो वो रुके हुए हैं, पर जिनको काम नहीं मिला वो फिर से सिटीज़ में आ गए हैं। पर ये तो चलो लॉकडाउन था, ये तो बीमारी थी, पेंडेमिक थी। बट 2016-17 को अगर 2019-20 से कंपेयर करें, तब अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी भाई 2016-17 में तो 8.3% की ग्रोथ रेट से राइज हो रही थी, जो कि डिसलरेट कर गई 2019-20 में कितना, 4% तक। इसके पीछे बोला एक तो डिमोनेटाइजेशन और एक जल्दबाजी में जीएसटी का रोल आउट। बोला इन दोनों की वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं परेशानियों में आ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो 2011-12 का जो सर्वे है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, उसका कंपैरिजन 2017-18 से अगर हम करें तो लगभग 3 गुना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है अर्बन एरियाज में। ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो 15 से 24 साल के जो लोग हैं, उनकी 2017 में लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रही, 28.5%। ओके, इंडिया जो है वर्ल्ड में उन कंट्रीज की कैटेगरी में आता है जहां पर ज्यादा मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, छोड़ के केवल उन कंट्रीज को जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वॉर चल रहा है, या फिर कहीं पर कोई और छोटे जो कंट्रीज हैं उनको छोड़ करके। तो एक बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है और इस लॉकडाउन ने तो और ज्यादा ग्रेव सिचुएशन बना दी है। ठीक है, अब देखो,
तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अभी बोला क्या जा रहा है, बोला है कि ग्रोथ रेट जो है इंडिया की वो तो राइज कर रही है, बट जॉब्स अभी भी क्रिएट नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ रजिस्टर की जा रही है। और इसके पीछे देखो शुरुआत तो हो गई थी डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और रही सही में अभी जो जॉब क्राइसिस है उसको मैनेज करने में भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है, पॉलिसीज प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही हैं। और रही सही में जो लॉकडाउन का जो मुद्दा है वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन को तो अब अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा। इसके अलावा अगर देखें जनवरी, अब फिर माइनर डेटा बताया जा रहा है, इतना कुछ काम का है नहीं ये डेटा, राइट। मेन जो काम की चीजें थी वो हमने देख ली है, बाकी एक बार आपके सामने स्क्रॉल अप करता जा रहा हूं मैं। हाँ, एक जो काम की चीज बता रहे हैं राइटर यहाँ पे वो हम देखते हैं, वो ये कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कवर करना है तो हमें लेबर मार्केट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बट अभी गवर्नमेंट किस पर ध्यान दे रही है ज्यादा, कैपिटल पे, लेबर की बजाय फोकस किया जा रहा है कैपिटल पे। तो हमें इस सिचुएशन को थोड़ा और ठीक करने की जरूरत है। ओके, तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।